हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबी बिकर आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 12 समाजशास्त्र के बारे में बात करने वाले हैं। वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर में दोस्तों यहाँ पे पुटअप करेंगे जो किसी न किसी साल पूछे गए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी किए गए हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। दोस्तों, अगर क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आप जो है 2023 में अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते, सीधा क्वेश्चन पर आते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन को समझना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दे सकते हैं। क्वेश्चन था समुदाय से आप क्या समझते हैं। उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया था किसी सेट में और 2022 में पूछा गया था। दोस्तों, समुदाय से क्या आशा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपको बता दें कि लगभग 7 सेट बनते हैं यूपी में और सातों सेट में किसी एक सेट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि समुदाय से क्या आशय है। तो अब चलिए आपको आंसर बताते हैं और आपको पूरी दोस्तों अच्छे तरीके से एक ही बार में आपको याद कराने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पहले परिभाषा समझते हैं, इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से आपके दिमाग में फिट कर दूंगा। 100% गारंटी के साथ बता रहा हूं दोस्तों। क्वेश्चन में आंसर जो लिखा गया है कि जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य इस प्रकार साथ साथ रहते हों जिनका कोई स्वार्थ ना हो तो ऐसे समान जीवन के समूह को समुदाय कहा जाता है। दोस्तों, बहुत ही सिंपल वर्ड में लिखा गया है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, मान लीजिए आपका गांव है, आपका क्षेत्र है, आपका प्रदेश है, जो भी आप मान सकते हैं। मान लीजिए आपका गाँव है, तो गाँव में आपके छोटे छोटे पूर्वे होंगे। जैसे एक पूर्वा ये है, ठीक है, एक पूर्वा ये है और एक पूर्वा ये मान लेते हैं, और ऐसे ही छोटे छोटे पूर्वे हैं और एक बड़ा पूर्वा मान लेते हैं। आपके गांव में ऐसे दोस्तों पूर्वा बना होगा। अब ये पूर्वा जो है, अगर यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है इसमें जो रिलेशन, एक पूर्व, जैसे मान लो एक पूर्वा ये है और एक पूर्वा ये है, एक पूर्वा ये है, ठीक है। पूर्वा का मतलब कस्बा, क्षेत्र। जैसे होता है ना कि आपके गांव में एक कस्बा यहाँ बटा हुआ है, एक कस्बा यहाँ बटा हुआ है, ऐसे पूरा गांव समाज होता है। तो जब ये गांव एक पूर्वा ये है, जब दूसरे पूर्वा से किसी दूसरे पूर्वा से संबंध हो, लेकिन वो संबंध बिना स्वार्थ का हो, भैया बिना स्वार्थ का हो, तो समझ जाइए वो समुदाय कहलाता है। मैं सिंपल भाषा में दोस्तों आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, जैसे जो है एक समुदाय बनते हैं ना। जैसे मान लीजिए आप अपने दोस्तों का एक समुदाय बना लीजिए। समुदाय का मतलब कमेटी बना लीजिए, एक संगठन बना लीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों का 20-25 लोगों का एक समुदाय, एक संगठन बना लीजिए। और जो संगठन बनाया गया है उसमें किसी का कोई स्वार्थ ना हो, तो दोस्तों ऐसे समुदाय को, ऐसे संगठन को, ऐसे समूह को समुदाय कहा जाएगा। जब कोई स्वार्थ की भावना ना हो, आप देश प्रेम के लिए राष्ट्र की भावना होना चाहिए ना, तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। अपने परिवार में लोग रहते हैं तो परिवार में ऐसा कोई नहीं कि हाँ स्वार्थ की भावना होना चाहिए। दोस्तों, स्वार्थ की भावना ना हो, दोस्तों सिंपल वर्ड में कहा जाए मतलबी कोई ना हो, तो उससे समुदाय कहा जाएगा। तो यहाँ पे वही बात कही, जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य एक साथ रहते हों लेकिन कोई स्वार्थ ना हो, तो उसे समुदाय कहा जाएगा। बस एक लाइन की परिभाषा दोस्तों अगर आप याद कर लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा और आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है उपनिवेशवाद से क्या आशय है। 2019 में पूछा गया था दोस्तों। उपनिवेशवाद क्या है दोस्तों, मैं घोर के पिला दूंगा दोस्तों, गारंटी है। बस 1 मिनट के देख लीजिए, उपनिवेशवाद आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। 100% दोस्तों गारंटी है। अथवा करके क्वेश्चन और पूछा गया है, मैं आपको वो भी दिखा दे रहा हूं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, अथवा करके 2022 में किसी सेट में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि उपनिवेशवाद क्या है। लेकिन 2020 में भी किसी सेट में और पूछा गया है कि उपनिवेशवाद को परिभाषित कीजिए। अथवा करके दोस्तों कितना वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 2022 में तो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग सेटों में कि उपनिवेशवाद जो है क्या समझते हैं, उपनिवेशवाद क्या है। सिंपल वर्ड में कहा जाए तो भैया आपसे बस इतना पूछा जा रहा है कि उपनिवेशवाद क्या है ये। चलिए बवाल को समझते हैं और आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया उत्तर में, ऐसी विचारधारा है, जो उपनिवेशवाद है वो विचारधारा, एक थॉट है, एक विचारधारा है जिसके द्वारा एक देश दूसरे देश को जीतने और उसे अपना उपनिवेश बनाने का प्रयत्न करता है, तो उसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। जैसे चीन का कब्जा है किस पर, तिब्बत पर। अब दोस्तों मैं एक बात और आपको समझा दूं, जैसे मान लीजिए कि आप जो है आप थोड़ा सा गरीब हैं, ठीक है। मान लीजिए आप थोड़ा सा गरीब हैं और कोई व्यक्ति ऐसा
है जो बहुत ज़्यादा अमीर है, ठीक है। अब ये अमीर व्यक्ति क्या कहते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं। जब ये अमीर आदमी छोटे आदमी को अपने जो उसकी जायदाद है, जो उसकी ज़मीन जायदाद है, जो उसकी संपत्ति है, उसको अपने में मिला ले या उसे कब्जा कर ले, तो उस क्रिया को उपनिवेशवाद कहा जाएगा। सिंपल वर्ड में दोस्तों बस यही है कि यहाँ पे चीन ने किस पे कब्जा कर लिया है, तिब्बत पर। तो भैया तिब्बत पर कब्जा कर लिया है, तो इसी तिब्बत पर कब्जा करने की क्रिया को उपनिवेशवाद कहा जाता है दोस्तों। यही इसका आंसर है। इसको और समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है। जब एक अमीर देश किसी गरीब देश पर कब्जा कर ले तो उसे उपनिवेशवाद भी कहा जाता है दोस्तों। ये बात ध्यान रखेंगे। भारत भी पहले कभी जो है उपनिवेशवाद के संज्ञा में आता था, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश सरकार जब भारत पे कब्जा कर लिया था तो उस क्रिया को उपनिवेशवाद ही कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं इस बात को। क्वेश्चन है लिंगानुपात से क्या समझते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया ये भूगोल में भी पूछा गया है। कब? 2022 में दोस्तों ही पूछा गया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिंगानुपात आपके समाजशास्त्र में भी और भूगोल में भी पूछ सकता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन घुमा फिरा के चाहे जैसे आ जाए कि लिंगानुपात को परिभाषित कीजिए, या फिर लिंगानुपात से क्या समझते हैं, या फिर लिंगानुपात को स्पष्ट कीजिए। सिंपल वर्ड में आपको बस इतना ध्यान रखना, लिंगानुपात है क्या है लिंगानुपात। चलिए समझते हैं क्या है लिंगानुपात। दोस्तों अच्छे समझने की कोशिश करेंगे लिंगानुपात क्या है। बस एक लाइन की परिभाषा याद रखिए कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, अगर आपको क्वेश्चन ये आंसर नहीं आएगा तो कुछ नहीं करना है, बस एक बार नजरें उठा के उस कमरे में देखना है कि कितने उस कमरे में लड़के हैं और कितने उस कमरे में लड़कियां हैं। जब ये देख लेना तो समझ जाना कि लड़कों के पीछे लड़कियां कितनी हैं, संख्या है, तो उसी को पुरुषों के पीछे मतलब लड़कों के पीछे जो लड़कियों की संख्या होगी उसी को लिंगानुपात कहेंगे। बहुत ही सिंपल वर्ड में समझ सकते हैं दोस्तों इसको, बहुत ही आसान तरीके से। अब देखिए इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों। ये फार्मूला अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको प्लस पॉइंट मिलता है। उसमें फार्मूला है, ये जो फार्मूला है ये भारत में लागू होता है, ठीक है। ये भारत में इसे लिंगानुपात निकाला जाता है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो इनमें ऐसे निकाला जाता है। देखिए लिंगानुपात निकालने के लिए स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 1000 कर देंगे तो आपका लिंगानुपात निकल जाएगा। ध्यान रखिए हमेशा स्त्रियों की संख्या, यहाँ पे स्त्री जो है ऊपर है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है स्त्री को ऊपर कर दीजिए और यहाँ पे जो है पुरुष को नीचे कर दीजिए, तो आपको भूलेगा नहीं कि यहाँ पे पुरुष जो है नीचे हैं, स्त्रियाँ ऊपर हैं, और गुणे 1000 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसको गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ गलत तरीके से थॉट दिमाग में नहीं लाएंगे। ये याद करने के ट्रिक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ दोस्तों यहाँ पे कुछ देश हैं जहाँ पे पुरुष ऊपर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पुरुष ऊपर हैं और यहाँ पे स्त्रियाँ यहाँ पे नीचे हैं, तो यहाँ पे जो है इस तरह से आप इसे अन्य देशों का भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखिए जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं। बहुत ही कमाल क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया है कि जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है। चलिए आंसर आपके सामने आ चुका है। देखिए यहाँ पे किसी क्षेत्र, किसी प्रदेश, किसी देश में, दोस्तों कोई क्षेत्र भी हो सकता है, कोई प्रदेश भी हो सकता है, कोई देश भी हो सकता है, एक निश्चित काल में, मतलब निश्चित काल में 1 वर्ष के दौरान मान लेते हैं, निश्चित काल मतलब कोई समय हो, निश्चित हो, लेकिन मान लेते हैं 1 वर्ष के दौरान में होने वाले व्यक्तियों की संख्या में जो वृद्धि हो रही है उसी को जनसंख्या वृद्धि कह सकते हैं। सिंपल वर्ड में कहा जाए, मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपका गांव है, ठीक है, आपके गांव मान लीजिए कि वहां पे 10,000 जनसंख्या है, ठीक है। मान लीजिए आपके गांव में 10,000 जनसंख्या है और 5 साल बाद यही जनसंख्या 1 लाख हो जाती है, यही जनसंख्या 1 लाख हो जाती है, तो दोस्तों ऐसी क्रिया को क्या कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। कि एक निश्चित समय काल में जनसंख्या बढ़ी हुई है, 5 साल में 1 लाख हो रही है 10,000 से, तो जनसंख्या क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, इसे जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। लेकिन अगर 5 साल में यहीं पे अगर 10 लाख हो जाए, ठीक है, अगर 10 लाख हो जाए तो इसे जनसंख्या वृद्धि नहीं बल्कि जनसंख्या विस्फोट कहेंगे। विस्फोट भैया, ब्लास्ट हो चुका है, यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा हो चुकी है।
अब इसके बाद दोस्तों 5 क्वेश्चन मैं आपके सामने लाऊं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पांचवा जो लास्ट है क्वेश्चन, जनसांख्यिकी से क्या आशय है या फिर जनसांख्यिकी से क्या तात्पर्य है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। बहुत सिंपल वर्ड में इसका आंसर खोजने की कोशिश करते हैं। जनसांख्यिकी जो उत्पत्ति हुई ग्रीक वर्ड है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ग्रीक भाषा क्या होती है। देखिए जैसे भारत की भाषा क्या है, हिंदी भाषा है, ठीक है। भारत की जो भाषा है वो कैसी है, हिंदी है। तो कहेंगे भैया जो भाषा है अपनी कैसी है, हिंदी है। लेकिन ये ग्रीक भाषा कहाँ की है, ग्रीस दोस्तों एक देश है, ठीक है। यूरोप महाद्वीप में ग्रीस एक देश है। इसे एथेंस भी कहा जाता है, इसे एथेंस भी कहा जाता है और उसे यूनान भी कहा जाता है। यूनान इसका प्राचीन नाम है और एथेंस जो है प्रेजेंट टाइम का नाम है, ठीक है। तो यूनान कहें या फिर ग्रीस कहें या फिर एथेंस कहें, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो ग्रीक है वो ग्रीक कहें या तो ग्रीस कहें, ठीक है, वही बात है। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो वर्ड लिया गया है ग्रीक भाषा है, वहाँ की जो भाषा बोली जाती है यूनानी भाषा कहें या ग्रीक भाषा कहें, जो एथेंस की भाषा है, ठीक है। इसको डेमोग्राफी कहते हैं। डेमोग्राफी जो जनसांख्यिकी है इसी को डेमोग्राफी कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए डेमोस यहाँ पे लिखा जिसका अर्थ है, डेमास का अर्थ होता है मनुष्य और ग्राफो का अर्थ होता है अंकित करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं डेमोग्राफी का अर्थ होता है मनुष्य के जनसंख्या के बारे में अंकित करना, ठीक है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे तो ये किताबी भाषा जो मैंने आपको बताया है, लेकिन मैं आपको इसका अर्थ बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, जनसांख्यिकी लिखा गया है। तो जनसांख्यिकी मतलब जन मतलब लोग, सांख्यिकी मतलब आंकड़ा, ठीक है। लोगों के आंकड़ा या लोगों की संख्या के बारे में बताना जनसांख्यिकी कहलाता है। रट्टा नहीं मारना, समझना है केवल। जन मतलब लोग, ठीक है, जन मतलब लोग, संख्या मतलब क्या, आंकड़ा या संख्या कह सकते हैं। तो लोगों की जो जनसंख्या है, लोगों की संख्या है, जो लोग जो आंकड़े हैं उसी को जनसंख्या है भाई क्या कहेंगे, इसको जनसांख्यिकी कहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि समझ पाए होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आंचले गुलियाड़ ने दोस्तों कहा है क्या, देखिए किसी का नाम हो आंचल, किसी का नाम क्या है, आंचल है। तो आंचल को आप क्या बुलाएंगे, आंचले, आंचले, ठीक है। आंचले गुलिया हे लुलिया, आंचले गुलिया। देखिए यहाँ पे तो आंचले गुलिया हो जाएगा आंचले गुलियाड़। दोस्तों आप इसे याद कर सकते हैं, आंचले गुलियाड़। जनसांख्यिकी वह विज्ञान है जो मनुष्य की संख्या के बारे में अध्ययन करता है। इस परिभाषा को आपको याद करना पड़ेगा, बहुत अच्छी परिभाषा है। और आंचले गुलियाड़ का जो परिभाषा है आपको आसानी से याद हो जाएगा कि आंचले गुलियाड़ ने कहा है जनसांख्यिकी वह विज्ञान है जो मनुष्य की संख्या के बारे में अध्ययन करता है। बस मैंने आपको ही बताया कि जनसांख्यिकी मतलब कि लोगों की संख्या के बारे में अध्ययन करना ही जनसांख्यिकी कहलाता है, वही आंचले गुलियाड़ भी कहे हैं। चलिए दोस्तों मुलाकात दूसरी वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। कोई दिक्कत समस्या हो परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।